हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्लाह में। हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, और जहां हम आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे। लगभग हमने ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ ली हैं। हमने सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन बताया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, वो बातें हमने की। नेक्स्ट हम लोगों ने जो नेचुरल मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी बातें की। उसके अलावा जो आपके प्राइवेट या मैं बोलूँ कि जो बैरियर मेथड्स है वो कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने हार्मोनल मेथड्स, आईयूडी जो है, इन सब की बातें की थी। हार्मोनल मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था, या लास्ट में आपको याद होगा हमने एक पूरा क्लासिफिकेशन किया था, और क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बात की थी कि 6 तरीके के जो है हार्मोनल मेथड होते हैं। याद होना चाहिए आप लोगों को। जहां सबसे पहले, अगर आपको याद है, मैं एक बार आपको फटाफट से एक बार रिवाइज उसको बता देता हूं। देखिए, अगर आपको याद है तो हमने बताया था हार्मोनल मेथड जो है, मैं सिर्फ एक ओवर चार्ट बना रहा हूं आप लोगों के लिए। एक हार्मोनल मेथड आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आपने देखा था हार्मोनल मेथड की मैं बात करूंगा, और हार्मोनल मेथड जो है, अगर आपको याद है तो वो हमने इस तरीके से बनाया था, उसको कैटेगराइज किया था 6 टाइप में। उम्मीद होगी याद होगा, उम्मीद है ऐसा याद होगा आप लोगों को। चलिए, तो देख लेते हैं। अभी ऐसे 6 टाइप में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था आपका कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। याद होना चाहिए आप लोगों को, सबसे पहला क्या था? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा था प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स, याद होना चाहिए। तीसरा था सहेली, याद है? तीसरा था क्या था? सहेली। चौथा था इमरजेंसी मेथड। चौथा क्या था? इमरजेंसी मेथड। इमरजेंसी मेथड। नेक्स्ट आपको याद होगा हमने बताया था इंजेक्टेबल मेथड। अगला कौन सा था? पांचवा कौन सा था? इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड। और उसके अलावा फिर लास्ट आपका था सब डर्मल मेथड। लास्ट में कौन सा था? सब डर्मल मेथड। ये 6 मेथड जो हैं, 6 टाइप मैं बोलूं कि हार्मोन में आते हैं। जहां आप लोगों को 4 टाइप बता दिए थे। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बता दिया था आप लोगों को, याद होगा। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है? जिनके अंदर हार्मोन जो है वो कंबाइन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन जो है दोनों क्या होते हैं? कंबाइन फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स, इसमें केवल और केवल प्रोजेस्ट्रोन होता है। लेवेनोर्गेस्ट्रोल बताया था आप लोगों को। तीसरा होता है सहेली, जो कि हम लोग इसको बोले कि ये वीकली पिल्स होती है। मैं बोलूं कि इसको और भी नाम बताए थे हम लोगों ने। सेंट क्रोमन जो है नाम बताया था, छाया नाम बताया था, सहेली बताया था, वंस इन ए वीक बताया था। ठीक है। उसके बाद में इमरजेंसी मेथड, और यहां पर हम लोगों ने बताया था कि जो अनप्रोटेक्टेड इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके 72 विद इन 72 हावर्स में हम जो है इन टैबलेट्स को ले सकते हैं। इनको इमरजेंसी पिल्स भी बोलते हैं, इनको आई पिल भी बोलते हैं, इनको ई पिल भी बोलते हैं। और इनका एक और स्पेशल नाम बताया था मॉर्निंग आफ्टर पिल, कि जैसे अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके विद इन 72 हावर्स में से नाइट में हुआ है तो मॉर्निंग में ले सकते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या बताया? मॉर्निंग आफ्टर पिल। आज हम बात करेंगे हमारे इंजेक्टेबल मेथड्स की, और उसके अलावा लास्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सब डर्मल मेथड्स की। चलिए, तो ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, या मैं बोलूं कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पांचवा टाइप, जिसका नाम क्या है? इंजेक्टेबल मेथड। उम्मीद है आप लोगों की पूरी इमेज क्लियर होगी। जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो में जाकर पूरा देख सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंजेक्टेबल मेथड, जो हमारा पांचवा मेथड है, पांचवा हार्मोनल मेथड है इंजेक्टेबल मेथड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है इंजेक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको इंजेक्ट किया जाएगा, जिसको हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। जिसको हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। देखो, बाकी तो सारी चीजें जो है आपने टैबलेट फॉर्म में, जैसे हमने बताया कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, वो टैबलेट फॉर्म में थी, हमने उसको तुरंत ले लिया। दूसरी थी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, उसको भी हमने क्या ले लिया? तुरंत ले लिया। तीसरी सहेली, उसको भी हमने खुद ने मुंह से डायरेक्ट इंजेक्ट कर लिया, खा लिया। हाँ, वो फोर्थ नंबर पर इमरजेंसी आई, वो भी महिला ने डायरेक्ट कर लिया। पर ये जो है इंजेक्ट, मतलब इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसको बाय इंजेक्शन के थ्रू या जैसे भी जो है इसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर पहला तरीका आता है, पहला टाइप है इंजेक्टेबल के अंदर। दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, डेम्पा और नेटियन। बताऊंगा दोनों के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? डेम्पा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, डेम्पा। इंजेक्टेबल के अंदर फर्स्ट हेडिंग है डेम्पा। डिपोट मेड्रोक्सी फुल फॉर्म, पहले तो यही सवाल पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है डेम्पा की। सबसे पहला तो क्या ही है? डेम्पा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट।
सबसे पहला जो काम है वो यही है, सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि जो डेम्पा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेम्पा का फुल फॉर्म क्या है, तो डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है। अब ये बाजार में किस नाम से मिलता है, देखो बाजार में थोड़ी ना आप जाकर डेम्पा बोलोगे, बाजार में इसको डेम्पा के नाम से नहीं मिलता, ये बाजार में किस नाम से मिलता है, ये अंतरा के नाम से मिलता है। गवर्नमेंट सप्लाई जो होती है वो किस नाम से मिलती है, गवर्नमेंट सप्लाई में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सप्लाई आता है ये किस नाम से मिलता है, देखो तो ये सप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं मैं, अगर गवर्नमेंट सप्लाई में किस नाम से मिलता है, ये गवर्नमेंट सप्लाई में ये अंतरा के नाम से मिलता है। गवर्नमेंट सप्लाई में जो डेम्पा आता है ये किस नाम से मिलता है, अंतरा। ये देख सकते हैं आप लोग, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी आता है इस तरीके से, अंतरा इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप लोगों को मिलेगा बॉक्स के ऊपर, ठीक है। चलो अंतरा कार्यक्रम, इसको बोलते भी अंतरा कार्यक्रम है कि भैया अंतराल देने के लिए, अंतरा का मतलब क्या है कि अंतराल, गैप देने के लिए जो है इसको काम में लिया जा रहा है। इसकी अगर बात करें तो इसका इसमें क्या डोज होता है, इसमें 150 mg जो है पर DL प्रोजेस्ट्रोन होगा। भाई नाम से समझ लीजिए, प्रोजेस्ट्रोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन है, तो कितना डोज होता है इसके अंदर, क्या डोज होती है, देखो इसके अंदर जो है 150 mg पर DL जो है वो प्रोजेस्ट्रोन पाया जाता है। डोज कितनी होती है इसके अंदर, 150 mg पर DL जो है इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्ट्रोन होता है। इसके अंदर क्या होता है, 150 mg पर DL प्रोजेस्ट्रोन जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्ट्रोन पाया जाता है, कितना, 150 mg पर DL। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं, अगर बात करें इसका इफेक्टिवनेस की, कितने टाइम तक के लिए काम में आता है। देखो जैसे आप लोगों ने कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया था, वो 28 दिन में, मतलब 28 टैबलेट्स होती है, 21 टैबलेट हार्मोनल होती है और 7 टैबलेट्स जो है वो आयरन टैबलेट्स होती है। सेम आपने प्रोजेस्टेरोन में बात की, आपने सहेली में बताया कि वीक में एक बार लेंगे, हाँ आपने इमरजेंसी में बताया कि भैया इमरजेंसी में लेंगे। इसको कब, इसको अगर एक बार इंजेक्ट करवा लिया बॉडी के अंदर तो फिर 3 महीने तक किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं है। तो इसका इफेक्टिवनेस कितना है, इसका इफेक्टिवनेस पूछा जाता है आप लोगों से, तो इसका इफेक्टिवनेस 3 मंथ का होता है। इसका इफेक्टिवनेस कितना होता है, इसका इफेक्टिवनेस जो है वो 3 मंथ का होता है, मतलब एक बार इंजेक्ट करवाने के बाद में कितना टाइम चलेगा, 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इंजेक्ट करवा लिया तो फिर 3 महीने तक कोई और प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इंजेक्ट करवा लिया तो, ठीक है। चलिए तो इफेक्टिवनेस कितना है, 3 मंथ तक का है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, तो इसको इंजेक्ट कहां करवाया जाता है, इसको इंजेक्ट जो साइट है, इसकी इंजेक्ट साइट है वो क्या है इसकी, या तो IM करवाया जाएगा या SC करवाया जाता है। देखो इसका जो रूट है इंजेक्शन का, जिसको रूट इंजेक्ट करवाने का जो रूट है वो कितना है इसका, या तो IM होगा इंट्रामस्कुलर, या फिर क्या होता है SC सबक्यूटेनियस होता है। 2 रूट होते हैं इसके, या तो इसको IM इंजेक्ट करवा सकते हैं या इसको क्या करवा सकते हैं, या इसको जो है SC जो है वो इंजेक्ट करवाया जा सकता है। और अगर बात करें इसका जो फेलियर रेट है, PI जो है वो कितना है, PI जो है वो इसकी अगर बात करें तो 1% इसका PI है। पर एक चीज और बता देता हूं पहले, अगर IM इंजेक्ट करते हैं तो कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री एंगल पर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, और SC जो करते हैं वो कितने डिग्री एंगल पर करते हैं, 45 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट करते हैं। चलिए तो आप लोगों से देखो क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहली बात तो कि इंजेक्टेबल मेथड कौन सा है, इनमें से पहले तो नाम दे देगा कि इन चारों में से इंजेक्टेबल मेथड कौन सा है, A माला N, B माला D, C सहेली और D डेम्पा। तो आंसर क्या करना है, इंजेक्टेबल मेथड कौन सा है, डेम्पा। फिर दूसरा सवाल क्या बढ़ता है, डेम्पा की फुल फॉर्म क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। 2 सवाल क्लियर है। चलिए तीसरी बात करते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई में डेम्पा को किस नाम से जो है वितरित किया जाता है, तो डेम्पा का दूसरा नाम क्या है, अंतरा। क्या नाम है, अंतरा के नाम से इसको जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, अंतरा के नाम से बाजार में ये, या गवर्नमेंट सप्लाई में अंतरा के नाम से ये मिलती है। नेक्स्ट इसका अगर इसमें बात करें, इसमें हार्मोन कितना होता है, तो इसके अंदर अगर बात करें 150 mg पर DL प्रोजेस्टेरोन, mg मैं बोलूं 150 mg पर DL जो है इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसका इफेक्टिवनेस कितना है, तो इसका इफेक्टिवनेस कितना है, 3 मंथ का इसका इफेक्टिवनेस है। रूट क्या है इसका, इसका रूट IM है और ISC है, इंट्रामस्कुलर है या फिर SC है। और एक और सवाल आता है, पूछा जा चुका है, PI मतलब पर्ल इंडेक्स की, कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने की दर कि कितना फेल हो सकता है। तो अगर इसको 100 महिलाएं यूज कर रही है तो उसमें से केवल 1%, मतलब कोई एक ऐसा महिला होगी जिसमें फेल हो सकता है, बाकी ये फेल नहीं होता। याद रखना, जो पर्ल इंडेक्स जो उसका तरीका मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, पहली उसमें बता चुका हूं। तो पर्ल इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के फेल होने की दर,
द फेलियर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे मान लीजिए 100 महिलाएं किसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर रही हैं, 100 महिलाएं डेम्पा को यूज कर रही हैं, तो उसमें से किसी एक महिला के फेल हो सकता है, वो चांसेस हैं, वो होता है पीआई। जैसे मान लीजिए 100 मेल जो है वो कोंडोम का यूज कर रहे हैं, उनमें से वो कोंडोम जो है वो केवल 70 लोगों में इफेक्टिव होता है, 30 लोग ऐसे हैं जिनमें वो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, तो उसका जो फेलियर रेट है वो कितना हो गया, 30% हो गया। समझ गए? चलिए, तो आपसे इसका पीआई पूछ सकते हैं, पीआई बोले तो पर्ल इंडेक्स जो है पूछ सकते हैं, और वो कितना होता है, 1% होता है। पीआई कितना होता है, 1% जो है इसका पीआई होता है। क्लियर है बात? यहां तक की चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर जैसे इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो इसका वेट गेन, एक तो वेट गेन और एक ब्रेस्ट टेंडरनेस, दो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वो भी आप लिख लीजिए। क्या देखो इसके साइड इफेक्ट्स, किसके साइड इफेक्ट्स, डेम्पा के भी साइड इफेक्ट्स हैं भाई, ये थोड़ा सा आप लोगों को साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स देखो क्या क्या है, एक तो वेट गेन, वजन जो है वो ज्यादा हो सकता है, वेट गेन वजन बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो ये दो इसके जो है वो साइड इफेक्ट होते हैं। और अगर मान लीजिए कि सब आप ये आपके मन में एक सवाल क्या आ रहा होगा कि सर अगर मिस्ड हो जाए, अगर मान लीजिए क्योंकि ये टेबलेट्स जो हैं जैसे कि 3 महीने के लिए इफेक्टिव है, अब मान लो 3 महीने के बाद वापस से ये मैं बोलूं कि इसको वापस से जो है इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, इस हार्मोन को वापस से बॉडी में आईएम जो है इंजेक्ट करवाना पड़ेगा 3 महीने के बाद में, तो सर अगर भूल गए तो क्या, तो आप अगर 4 वीक तक भूल जाते हो, जैसे मान लीजिए 3 महीने हो गए, उसके 4 वीक तक अगर भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 वीक के बाद में अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको शुरू से जो है मैं बोलूँ कि टेक्निक आपको काम में लेनी ही पड़ेगी। ये सवाल नहीं पूछा जाता, इतना डिटेल में नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या चीजें याद रखिए डेम्पा के बारे में। सबसे पहले डेम्पा की फुल फॉर्म पूछ सकता है, गवर्नमेंट सप्लाई में क्या आती है, इसकी डोज कितनी होती है, इफेक्टिवनेस कितना है, और किस रूट के थ्रू जो है ये इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। बस ये सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। डेम्पा पहला मेथड, इंजेक्टेबल का पहला मेथड क्या है, डेम्पा। क्लियर है बात? चलिए, इंजेक्टेबल का दूसरा मेथड, इंजेक्टेबल का सेकंड मेथड जिसका नाम है नेट ईएन, जिसका नाम क्या है, नेट ईएन। फुल फॉर्म देख लीजिए, नोरएथेस्टेरोन एनाटेट, नोरएथेस्टेरोन एनाटेट। ये डेम्पा के जैसा ही है, ये भी क्या है, डेम्पा के जैसा ही है। नोरएथेस्टेरोन जो है, नोरएथेस्टेरोन एनाटेट जो है, ये भी डेम्पा का जैसा ही है, लेकिन बस इसमें फर्क है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखो, पहली बात तो उसमें जो डोज दी थी अपन लोगों ने वो कितनी दी थी, 150 mg/dl, इसमें कितने देते हैं, 200 mg/dl। तो पहली बात तो क्या फर्क आ गया देखो, इसके अंदर जो डोज देते हैं, डोज कितनी है इसके अंदर, 200 mg/dl। प्रोजेस्ट्रोन ही देंगे, सीधी सी बात है, वो तो नाम तो वही है ना, है तो देंगे प्रोजेस्ट्रोन ही, देंगे क्या, प्रोजेस्ट्रोन ही दिया जाएगा। 200 mg/dl प्रोजेस्ट्रोन ही इंजेक्ट किया जाएगा, पहली बात। चलिए दूसरी बात, अगर बात करें हम लोग तो इसका इफेक्टिवनेस, मतलब अगर आपको याद है डेम्पा कितने टाइम के लिए इफेक्टिव था, इफेक्टिवनेस कितना है इसका, देखो डेम्पा का इफेक्टिवनेस था 3 महीने का, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस कितना होता है, 2 महीने का। कितना, 2 मंथ का। देखो वहां 3 महीने लिखे थे, आप लोग देख सकते हैं, यहां 3 मंथ का इफेक्टिवनेस का मतलब वो 3 महीने के लिए काम में आ रहा था। नेट ईएन जो है ये कितने महीने के लिए काम में आता है, ये 2 महीने के लिए काम में आता है, लेकिन ये गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं मिलता। अगर आप में से कोई आप सोच रहे हो तो केवल याद रखिएगा, जो अंतरा है वही गवर्नमेंट सप्लाई में आता है, नेट ईएन गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आता है, मतलब ये गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका रूट क्या है, इसका रूट जो है, इसका जो रूट है वो है आईएम। रूट क्या है इसका, आईएम, इंट्रा मस्कुलर, वही 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्ट किया जाता है। क्लियर है बात? और अगर बात करें इसका पीआई, वही पर्ल इंडेक्स, मतलब फेल होने की दर कितनी है, वही 1%। अगर ये चाहे, मतलब इसका फेल होने का चांसेस 100 महिलाओं में से किसी एक महिला में हो सकता है कि ये फेल हो जाए। हालांकि पहली बात तो नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव में पीआई नहीं पाया जाता, लेकिन कोई रेयर केसेस ऐसे हो जिसमें ये फेल हो जाए तो वो अलग बात है। क्लियर है बात? तो यहां तक हमारा जो पांचवा मेथड है जिसका नाम क्या है, इंजेक्टेबल मेथड। इंजेक्टेबल मेथड के हमने 2 तरीके पढ़ लिए, देख लीजिए अगला इंजेक्टेबल मेथड, और इसके जो है हमने दोनों तरीके पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, एक हम लोगों ने पढ़ा डेम्पा, एक हम लोगों ने पढ़ा डेम्पा, और एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, एक हमने पढ़ा डेम्पा और एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, नेट ईएन।
नोर एथेस्टेरोन एनाटेट, नेट ईएन। ये हमने दोनों चीजें जो है वो पढ़ ली इसके अंदर, ये दोनों चीजें और हमने अब तक पढ़ ली है। अब क्या बचा हमारा सबडर्मल मेथड। नेक्स्ट क्या बचा हमारा सबडर्मल मेथड हम लोग पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा सबडर्मल मेथड। चलिए हेडिंग है नेक्स्ट है सबडर्मल मेथड, और नंबर कौन सा है 6 नंबर का हार्मोनल मेथड है सबडर्मल मेथड। सबडर्मल, इनको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं। नाम याद रखना, पहली बात नाम से समझिए, सबडर्मल इम्प्लांट्स मतलब इनको क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर जो है, इनको इम्प्लांट किया जाता है। मतलब इनके लिए क्या आवश्यकता होगी, सर्जरी की आवश्यकता होगी। अब तक आप देखो आपने जितने भी टैबलेट्स ली है, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मुंह से ले ली, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ओरल ले ली, हाँ सहेली भी ओरली ली गई, इमरजेंसी भी ओरली ली गई, जो इंजेक्टेबल मेथड थे उनको इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू। और अब इनके लिए क्या आवश्यक है, सर्जरी की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे डर्मल जो हमारी स्किन है उसमें क्या किया जाता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है, उसको अंदर घुसाया जाता है, उसको सर्जरी के थ्रू जो है लगाया जाता है। देख लो सबडर्मल में क्या कर रहे हैं, इम्प्लांट इज प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ आर्म। आर्म की जो स्किन है यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहां पर इसको घुसाया जाता है बॉडी के अंदर। अभी बताऊंगा कैसे। चलिए तो पहली बात तो सबडर्मल जो होते हैं, सबडर्मल जो मेथड है, मैं बोलूं सबडर्मल जो इंप्लांट्स होते हैं ये सियालिस्टिक कैप्सूल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये पहली बात तो इट इज मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, देखो मेड अप ऑफ सियालिस्टिक कैप्सूल। सियालिस्टिक कैप्सूल का मतलब क्या होता है, ऐसे कैप्सूल जो सिलिकॉन और प्लास्टिक के मिलकर बने हो। जो कैप्सूल होंगे ना इनके अंदर, भैया कैप्सूल ही रखेंगे हम, देखो बताऊंगा पूरा तरीका। लेकिन पहले ये समझो कि ये जो टैबलेट है वो किसकी बनी हुई है, कैप्सूलर फॉर्म में है। और इनका जो कैप्सूल देखा ना, कभी कभी खाया ना आप लोगों ने, कभी कैप्सूल खाया क्या, एंडाप्रोजोल है या जो भी कैप्सूल होते हैं, पेंटाप्रोजोल के कभी कैप्सूल देखें। तो कैप्सूल जो होते हैं, इनके जो कैप्सूल होते हैं वो आपने देखा होगा, प्लास्टिक के अलग कैप्सूल होते हैं ना, आप जैसे दवाई खोलते हो दवाई निकल के आ जाती है। तो इनका जो कैप्सूल होता है वो किसके बने हुए हैं, वो सियालिस्टिक कैप्सूल के बने हुए हैं। सियालिस्टिक का मतलब क्या है, सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक के बने हुए हैं। सियालिस्टिक, और सियालिस्टिक का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक, सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक, सिलिकॉन और प्लास्टिक के बने होते हैं, याद रखना। ये किसके बने होते हैं, सिलिकॉन प्लस प्लास्टिक के ये जो है ये टैबलेट्स जो है बने होती हैं। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। सबडर्मल आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। देखो सबडर्मल के भी 2 टाइप्स होते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट्स, सबडर्मल इम्प्लांट्स divided into 2 टाइप्स। ये कितने टाइप्स में डिवाइड होता है, 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। ये पहला टाइप क्या है इसका, पहला टाइप है इसका नोर प्लांट आर। क्या है पहला टाइप क्या है इसका, नोर प्लांट देखो ये सबसे पहला टाइप क्या बताऊंगा, नोर प्लांट। और सेकंड होता है नोर प्लांट R2। एक और होता है जिसका नाम है नोर प्लांट R2। पहला होता है नोर प्लांट, दूसरे का नाम है नोर प्लांट R2। ये 2 टाइप के होते हैं, दोनों के बारे में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा सा, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, नोर प्लांट के बारे में देखेंगे। ए देख लीजिए, ए नोर प्लांट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भैया इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। देखो हाथ के नीचे जो स्किन है यहां पर क्या किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। तो पहले तो नोर प्लांट होता क्या है, कैप्सूल होते हैं। कैसे कैप्सूल होते हैं, नोर प्लांट जो है वो एक बूस्टर होता है इस तरीके का। देखो मैं आप लोगों को पूरी चीज बता रहा हूं, एक इस तरीके का बूस्टर होता है, ऐसा ऐसा बूस्टर होता है ना, एक डिब्बा होता है छोटा सा, अपन ये तो फिर भी अपन बनाने के लिए बता रहे हैं। एक ऐसा छोटा सा डिब्बा होता है, उसके अंदर 6 कैप्सूल होते हैं। कितने कैप्सूल होते हैं उसके अंदर, 6 कैप्सूल। उसके अंदर 6 कैप्सूल होते हैं। उस बूस्टर के अंदर कितने कैप्सूल रखे जाते हैं, 6 कैप्सूल जो है उस बूस्टर के अंदर रखे जाते हैं। ये देख लो, इस बूस्टर के अंदर एक डिब्बा होता है ऐसा,
और उस डिब्बे के अंदर कितने टेबलेट रख देते हैं, छह जो है वो क्या रख देते हैं, टेबलेट जो है कैप्सूल रख देते हैं। हर कैप्सूल जो है वो क्या कंटेन करता है, 35 mg लेवेनोर गैस्ट्रोल जो है कंटेन करता है। ईच कैप्सूल कंटेन, देखो पहले तो लिखते हैं क्या कि देयर इज 6 कैप्सूल प्रेजेंट इन, देर आर 6 कैप्सूल प्रेजेंट इन वन डिवाइस। एक डिवाइस होती है, एक ड्रग बूस्टर होता है, एक छोटा सा ऐसे बूस्टर टाइप होता है, उसके अंदर कितनी डिवाइस, उसके अंदर कितनी कैप्सूल होती है, 6। देर आर 6 कैप्सूल इन वन डिवाइस, 6 कैप्सूल प्रेजेंट इन वन डिवाइस। एक डिवाइस के अंदर कितनी कैप्सूल होती है, 6 कैप्सूल होती हैं। और हर कैप्सूल जो है, ये कैप्सूल है, मैं लिख देता हूं, ये डिवाइस है, देखो एक डिवाइस है, ये डिवाइस है, मतलब एक ये इस तरीके का उपकरण है, और उस उपकरण के अंदर कितनी, ये क्या है, ये कैप्सूल है, ये क्या है, ये कैप्सूल है, ठीक है। 6 कैप्सूल होते हैं, एक छोटे से डिब्बे के अंदर 6 कैप्सूल रख देते हैं, और हर कैप्सूल जो है वो 35 mg लेवेनोर गैस्ट्रोल जो है उसके अंदर पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देखो ईच कैप्सूल, इन ईच कैप्सूल, हर कैप्सूल में, इन ईच कैप्सूल, हर कैप्सूल में क्या है, 35 mg लेवेनोर गैस्ट्रोल, लेवेनोर गैस्ट्रोल, हर कैप्सूल के अंदर क्या है, 35 mg लेवेनोर गैस्ट्रोल पाया जाता है। देखो आप, अब ये इस तरीके के होते हैं कैप्सूल, अगर आपको समझाओ ना, देखो अगर आपको कैप्सूल बताऊं, इस तरीके के कैप्सूल होते हैं, ये आप देख भी पा रहे होंगे ना, थोड़ा छोटा छोटा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा, इस तरीके का एक बूस्टर होता है ऐसा, जिसमें अंदर ये 6 कैप्सूल जो है, कितना हो गया, और ये एक इस तरीके का बूस्टर होता है जिसके अंदर 6 कैप्सूल रखी होती है, ठीक है। ये नोर प्लांट्स होते हैं। अब इनको क्या किया, देखो स्किन के अंदर, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये ठीक है। अब इनको क्या किया, इसको स्किन के नीचे जो है उसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब देखो इंसर्ट क्या करते हैं, देखो इंसर्शन साइट, इंसर्ट साइट, इंसर्ट साइट की, इनको इंसर्ट कहां किया जाएगा, तो इनको सबक्यूटेनियस इंसर्ट किया जाता है। कहां इंसर्ट करते हैं, इनको एससी इंसर्ट करते हैं, सबक्यूटेनियस जो है वो इंसर्ट किया जाता है। अगर इनको एक बार इंसर्ट करवा लिया जाए तो फिर 5 साल के लिए इफेक्टिवनेस आ जाता है, मतलब फिर 5 साल तक कोई किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की आवश्यकता नहीं है, ना फिर कोई फीमेल कॉन्डोम, ना कोई है ना, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार इफेक्टिव इम्प्लांट करवा लिया तो फिर जो है वो 5 साल तक के लिए इफेक्टिवनेस आ जाती है। इफेक्टिवनेस कितना है इसका, इफेक्टिवनेस कितना है इसका, 5 इयर्स, कितना है, 5 इयर्स का। एक बार इंसर्ट करवाने के बाद में 5 साल तक के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसका एक जो है डिसएडवांटेज भी है कि भैया इसके लिए सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या, इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एक डिसएडवांटेज है क्या, सर्जरी रिक्वायर, इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए सर्जरी की आवश्यक है। ये सबसे बड़ा, भाई आप देखो वो टेबलेट्स को आप लोग जो फीमेल है इजीली खा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है उसको, ठीक है। और अगर बात करूं, एक लास्ट बात करूं इसके लिए, तो इसके लिए साइट हम लोग कहां करते हैं, अपर आर्म में करते हैं, याद रखना। हम जो मोस्टली अपर आर्म जो हमारा हिस्सा होता है ना, यहां पर किया जाता है। तो इंसर्शन साइट SC अपर आर्म लिख दो, पूरा लिख दो इसको ना, SC अपर आर्म, ऊपर जो हमारा हाथ है ना, अपर आर्म, बिलो स्किन, स्किन के नीचे जो है SC जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो वापस देख लो क्या क्या बताया। नोर प्लांट क्या होता है, एक डिवाइस होती है, एक बूस्टर होता है ना। उस डिवाइस के अंदर 6 कैप्सूल होते हैं। जैसे समझो अभी अपने पास कुछ ऐसा है नहीं, मैं दिखाऊं जिससे आप लोगों को, जैसे मान लीजिए, हाँ ये समझ लीजिए जैसे ये एक बूस्टर है, ठीक है, ऐसा बूस्टर है, और इसके अंदर ये देख लीजिए कैप्सूल लगे हुए हैं, जैसे ये 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल, ऐसे करके कैप्सूल लगा हुआ है बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसा एक डिवाइस होता है, ये तो बहुत बड़ा है, तो रिमोट है ना, तो ऐसे एक डिवाइस होता है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको क्या करेंगे, यहां पर हाथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, हाथ के अंदर लगवा लेगी, जो भी फीमेल है ना वो यहां इंट्रोड्यूस करवा लेगी। उसके बाद में क्या होगा, एक कैप्सूल के अंदर 35 mg लेवेनोर गैस्ट्रोल पाया जाता है, और इसका जो इंसर्शन साइट है वो कहां है, SC है, और इसका इफेक्टिवनेस कितना आता है, 5 साल तक का। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, भैया सर्जरी करवानी पड़ेगी,
ठीक है, चलिए ये तो था नोर प्लांट अपना R1 या नोर प्लांट बोलते हैं इसको सिंपली। अब दूसरा कौन सा है, नोर प्लांट R2। देख लो दूसरा तरीका बताया था, पहला है नोर प्लांट, दूसरा कौन सा है, नोर प्लांट R2। वो भी कैप्सूल होंगे, उसमें भी कैप्सूल होंगे। चलो सेकंड डालते हैं। नेक्स्ट नोर प्लांट R2, सेकंड डाल लीजिए। सेकंड है बी है आपका, इसके अंदर सेकंड टाइप है सबडर्मल मेथड्स का, सेकंड टाइप है नोर प्लांट R2। देखो क्या है बताते हैं। देखो नोर प्लांट R2 क्या होता है, नोर प्लांट R2 की बात करूं, ये भी वही है, लेकिन वहां और इसमें क्या डिफरेंस है, उसके अंदर 6 टैबलेट थी, इसके अंदर केवल 2 टैबलेट होती है। उसके अंदर कितनी टैबलेट थी, 6 टैबलेट थी वहां, और यहां कितनी टैबलेट होती है, यहां केवल और केवल 2 टैबलेट होती है। जबकि फर्क याद रखना, वहां पे कितने टैबलेट दे रहे थे हम लोग, 6 टैबलेट दे रहे थे, यहां पे कितने टैबलेट दे रहे हैं, यहां पर केवल 2 टैबलेट दी जा रही है। याद रखना, वहां जो बूस्टर था उस बूस्टर के अंदर 6 टैबलेट है, लेकिन इसके अंदर केवल 2 टैबलेट है। क्लियर है। चलिए तो यहां पर याद रखना, सबसे पहली बात तो कितनी टैबलेट है पूछा जा चुका है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर केवल 2 टैबलेट, 2 कैप्सूल इन वन डिवाइस, इन वन डिवाइस की एक डिवाइस होती है, और उसके अंदर कितना टैबलेट होता है, उसके अंदर केवल 2 टैबलेट्स होती है। देख लो ये डिवाइस है, एक डिवाइस है ये, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये 2 टैबलेट होती है, इस तरीके से 2 कैप्सूल होते हैं, केवल 2 कैप्सूल होते हैं, एक डिवाइस और उसके अंदर कितने कैप्सूल, 2 कैप्सूल है। क्लियर है बात। अच्छा वहां पर हर टैबलेट के अंदर कितना लेवोनोर्गेस्ट्रोल था, 35 mg। यहां पर हर टैबलेट के अंदर 75 mg लेवोनोर्गेस्ट्रोल पाया जाता है। इन ईच टैबलेट, इन सॉरी इन ईच टैबलेट, या इन ईच कैप्सूल लिखूंगा ज्यादा बेहतर रहेगा, इन ईच कैप्सूल 75 mg लेवोनोर्गेस्ट्रोल, लेवोनोर्गेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है। कितना लेवोनोर्गेस्ट्रोल होता है, 75 mg लेवोनोर्गेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है हर कैप्सूल के अंदर। क्लियर है बात। 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात क्या हुई हमारी, पहली बात देखो शुरू से एक बार फिर बता रहा हूं। सबसे पहले ये बताया नोर प्लांट, इसके अंदर एक डिवाइस के अंदर कितनी कैप्सूल होती है, 2। हर कैप्सूल के अंदर कितना जो है प्रोजेस्टेरोन है, 35 mg। लेवोनोर्गेस्ट्रोल है, कहाँ एससी इंसर्ट करते हैं, इफेक्टिवनेस कितना, 5 साल के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, सर्जरी की आवश्यकता होती है। फिर स्टार्ट किया नोर प्लांट R2, कितने कैप्सूल है, 2, एक डिवाइस के अंदर 2 कैप्सूल, हर कैप्सूल के अंदर कितना प्रोजेस्टेरोन है, 75 mg लेवोनोर्गेस्ट्रोल, और इसका इफेक्टिवनेस जो है वो कितना है, केवल 3 साल तक के लिए। इसका इफेक्टिवनेस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना, इफेक्टिवनेस कितना है, 3 इयर्स के लिए। इफेक्टिवनेस कितना है, 3 इयर्स का इफेक्टिवनेस, 3 साल तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल तक जो है आराम से बिना कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए तो ये हमारे बात हुई किसके बारे में, सबडर्मल मेथड्स की बात हुई। सबडर्मल मेथड्स में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, नोर प्लांट और नोर प्लांट R1 और नोर प्लांट R2। वैसे इसको नोर प्लांट R1 भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन हमने किस किस के बारे में पढ़ा, नोर प्लांट R1 और नोर प्लांट R2। देखो तो ये हमारा सबडर्मल मेथड है, और सबडर्मल मेथड में आप लोगों ने क्या पढ़ा, नोर प्लांट और दूसरा क्या पढ़ा, नोर प्लांट R2। तो हमने ये पूरा चार्ट पढ़ा है अब तक, याद होगा आप लोगों को। यहां पर हमने 3 टाइप पढ़े थे, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर आप लोगों ने फिर से नोर प्लांट और नोर प्लांट 2 R2 और जो है पढ़े हैं। ये हमारा हार्मोनल मेथड पूरा खत्म होता है, हार्मोनल चार्ट पूरा खत्म होता है। सबसे पहले कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ी, फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स पढ़ी, फिर सहेली पढ़ी, इमरजेंसी पिल्स पढ़ी, हाँ इंजेक्टेबल मेथड्स पढ़ा। उसके बाद में क्या पढ़ा, सबडर्मल मेथड्स। इंजेक्टेबल मेथड्स में 2 चीजें पढ़ी हम लोगों ने पढ़ा, डेम्पा क्या है, डिपोट मेड्रोक्सी एसीटोन, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और आपने क्या पढ़ा, नेट EN जिसका था नोर एथेस्टेरोन एसीटेट। और उसके अलावा आप लोगों ने नोर प्लांट R और नोर प्लांट R1-2 जो है वो दोनों आप लोगों ने पढ़े हैं। यहां तक की बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगला हमारा जो मेथड है और लास्ट मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट मेथड। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है आपका, परमानेंट मेथड। मतलब उसमें एक बार अगर आपने जो है सर्जरी करवा ली, जो भी हो गया कुछ, उसके बाद में वापिस से हम इसको सही नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए हेडिंग डाल लीजिएगा, परमानेंट मेथड। एक बार अगर हो गया है इम्प्लांटेशन, या एक बार जो है अगर
मैं बोलूँ कि स्टरलाइजेशन या ये मेथड्स यूज ले लिए हैं तो फिर इनमें कोई रिवर्सिबल नहीं है, वापिस से कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो परमानेंट मेथड और इनको इसका एक दूसरा नाम हो रहा है, इनको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन मेथड, बंध्यकरण स्टरलाइजेशन मेथड भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन मेथड। ये दो तरीके के होते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है वासेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। देखो, पहला है आपके सामने वासेक्टोमी। नाम से याद रखना, फेलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? फेलोपियन ट्यूब फीमेल्स में पाई जाती है, इसलिए वहां होता है ट्यूबेक्टोमी। और वास डिफरेंस किस में पाया जाता है? मेल के अंदर पाया जाता है, इसलिए हमारे अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है वासेक्टोमी। याद रहेगा? तो पहली बात यही याद रखना कि ये वासेक्टोमी किस में होता है, क्या क्या चीजें हैं। चलो सब कुछ बात कर लेते हैं, आइए एक एक बार सबके बारे में पूरी बातें कर लेते हैं। वासेक्टोमी सबसे पहली बात कहां पाया जाता है? मेल पार्टनर में पाया जाता है, मेल पार्टनर में पाया जाता है। वासेक्टोमी के अंदर होता क्या है? देखो, ये जो वास डिफरेंस आप लोगों को दिख रही है, वास डिफरेंस आप लोगों को दिख रही है, इसको क्या किया गया है? कट किया गया है और क्या कर दिया गया है? लाइगेट कर दिया गया है, काटा और बांध दिया। इससे क्या होगा? इससे जो स्पर्म है, स्पर्म बनेंगे ही नहीं, स्पर्म या मैं बोलूं स्पर्म बने, लेकिन स्पर्म जो है वो बाहर जा ही नहीं पाए। स्पर्म तो बनेंगे, टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनेंगे, लेकिन स्पर्म जो है वो क्या नहीं हो पाएंगे? बाहर जा ही नहीं पाएंगे। याद रहेगा? तो सबसे पहले तो क्या होता है इसके अंदर? वास डिफरेंस कट एंड लाइगेट। वास डिफरेंस को क्या किया गया? कट एंड लाइगेशन। कट एंड लाइगेशन इन दिस मेथड, या इस पूरा लिख देता हूं, चलो, इन दिस मेथड, इन दिस क्या किया जाता है इसके अंदर? देखो, कट एंड लाइगेशन, लाइगेशन मतलब बांधना, कट एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस, ऑफ वास डिफरेंस। देख लीजिए, ये रहा वास डिफरेंस को क्या किया जाता है? कट करके बांध दिया जाता है। वास डिफरेंस, कट एंड लाइगेटेड वास डिफरेंस। कितना काटा जाता है? 1 सेंटीमीटर। कितना कट, कितना किया जाता है? 1 सेंटीमीटर का कट किया जाता है। कट कितना किया जाता है? कट किया जाता है 1 सेंटीमीटर का। देखो वापस बताता हूं क्या होता है वासेक्टोमी का। पहली बात तो वासेक्टोमी किस में होगा? मेल में होगा। क्या किया जाता है? पहले क्या होता था? कट करके लाइगेट कर देते थे, किसको? वास डिफरेंस को, ताकि स्पर्म जो है वो आगे नहीं जा पाए। और स्पर्म आगे नहीं जाएंगे तो बताओ फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। जाइगोट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बच्चे होंगे क्या? नहीं होंगे। कितना कट किया जाता है? जो है 1 सेंटीमीटर कट किया जाता है। क्लियर है बात? अब देखो, अब एक 1992 के बाद, 1992 के बाद अब एक नई टेक्निक आ गई है, एनएसवी, नॉन स्केपल वासेक्टोमी। देखो क्या है, देखिए, इसी का मैं बता रहा हूं। एनएसवी क्या है? एनएसवी, एनएसवी नॉन स्केपल वासेक्टोमी। नॉन स्केपल वासेक्टोमी जो कब स्टार्ट किया गया? 1992 के बाद में, आफ्टर 1992, या मैं बोलूं 1992 में स्टार्ट किया गया है। देखो 1992 में ये नया एनएसवी लागू किया गया, एनएसवी स्टार्ट किया गया, जो कि 1992 में किया गया। इसके अंदर क्या होता है? ये लेस इन्वेसिव है, इसके लेस साइड इफेक्ट है, और इसके लिए जो है वो स्ट्रेचेबल, या मैं बोलूं कि ये लेस पेन है। इसके लिए कोई स्ट्रेचिंग, इसके लिए कोई कांटे मतलब टांके लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्या क्या है इसमें एनएसवी के अकॉर्डिंग। क्या है अकॉर्डिंग टू दिस? ये क्या है? एनएसवी नई टेक्निक जो है ये नॉन, हाँ मैं बोलूं कि पहली बात तो इसमें क्या है? नॉन साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट, लेस इन्वेसिव, मतलब ज्यादा ऐसा कोई काट छाट नहीं की जाती, लेस इन्वेसिव, और नॉन स्ट्रीचेबल या लेस स्ट्रीचेबल, मतलब जो टांके लगाए जाते हैं वो बिल्कुल क्या है, वो बहुत कम है, या स्ट्रीचिंग की आवश्यकता ही नहीं है। लेस या नो स्ट्रीचेबल, या ऐसे लिखते हैं स्ट्रेचेबल, नो रिक्वायर्ड, स्ट्रीचिंग, स्ट्रीचिंग नोट रिक्वायर। मतलब इसके लिए जो टांके लगाने हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है, लेस इन्वेसिव है और लेस पेन है, लेस पेनफुल।
नई टेक्निक है बिल्कुल, क्योंकि पहले इतना दर्द वर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था, ऐसे काट दिया जाता था तो दर्द होता था ना। तो अब जो है नई टेक्निक आ गई है, इसके अंदर जो है लेस नॉन साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है पहली बात तो, लेस इन्वेसिव है, मतलब बहुत कम, ऐसा कोई ज्यादा काट इन्वेसिव घातक वो नहीं है, मतलब पूरा कर रहे हैं, पूरा ना छेद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिचिंग नॉट रिक्वायर, स्टिचिंग की आवश्यकता नहीं, और लेस पेन, बहुत कम जो है पेन होता है। तो इसके लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है, सर्जिकल हुक रिक्वायर्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है सर एनएसवी में क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो एनएसवी में सर्जिकल हुक की रिक्वायर होती है। एक छोटा सा ऐसे हुक होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस करके क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे जो है वो लगा दी जाती है, लाइगेट कर दिया जाता है। ओनली सर्जिकल हुक रिक्वायर, ओनली सर्जिकल हुक रिक्वायर्ड। ओनली किसकी आवश्यकता है, ओनली सर्जिकल हुक की आवश्यकता है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं बात करूं मेल नसबंदी, इसको नसबंदी बोलते हैं ना, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, नसबंदी। तो सरकार, मैं बोलूं कि जो मेल है वो बहुत कम नसबंदी, या वो बहुत मतलब इसके लिए वो जागरूक नहीं है वो बिल्कुल भी। बहुत आपने देखा होगा रेयर केसेज में जो है मेल नसबंदी अभी होती है ना, बहुत लोग बहुत कम जो है करवाते हैं, क्योंकि करवाते नहीं, उनको ये लगता है यार कितना खतरनाक है, और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा, है ना, ऐसे सब चीज सोचने लग जाते हैं आजकल बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इस चीज को वासेक्टोमी को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको करवा सके, और पॉपुलेशन को हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, तो इसके लिए सरकार ने एक वासेक्टोमी डे घोषित किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा क्या घोषित किया गया, वासेक्टोमी घोषित किया गया। कब, एवरी थर्ड वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ, जो थर्ड वेडनेसडे है, हर मंथ का जो तीसरा वेडनेसडे है, उसको क्या मनाया जाता है, उसको वासेक्टोमी डे मनाया जाता है, कि भैया इस दिन वासेक्टोमी बड़े लेवल पे हो सकती है। हाँ, तो किसके लिए कर रहे हैं, प्रमोशन, एनएसवी के प्रमोशन के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ एनएसवी, फॉर प्रमोशन ऑफ एनएसवी, एनएसवी के प्रमोशन के लिए क्या मनाया जाता है, एवरी थर्ड वेडनेसडे ऑफ मंथ इज सेलिब्रेटेड एज वासेक्टोमी डे। क्या मनाया जाता है, वासेक्टोमी डे कब मनाया जाता है, वासेक्टोमी डे कब मनाया जाता है, थर्ड वेडनेसडे, थर्ड वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के तीसरे वेडनेसडे को जो है वो क्या मनाया जाता है, वो वासेक्टोमी डे मनाया जाता है। याद रखना ये भी है, अब क्योंकि नई चीज है तो पूछ लिया जाता है आजकल। तो एनएसवी के प्रमोशन के लिए देखो दो चीजें बताई, सबसे पहले तो एनएसवी है क्या, नॉन स्केपल वासेक्टोमी, मतलब ज्यादा काट फाट की आवश्यकता नहीं है, नॉन साइड इफेक्ट है, लेस इन्वेसिव है, स्टिचिंग नॉट रिक्वायर्ड, कोई स्टिचिंग की आवश्यकता नहीं है, कांटे टांके लगाने कोई आवश्यकता नहीं है, लेस पेन होता है, बस केवल की इसकी आवश्यकता है सर्जिकल हुक की रिक्वायर है। और एनएसवी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया, जो हर थर्ड वेडनेसडे है मंथ का, उसको क्या है, वासेक्टोमी डे घोषित कर दिया। क्लियर है बात, चलिए अब देखो कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान में रखने चाहिए, किसके बाद में, आफ्टर मैं बोलूं कि वासेक्टोमी, प्रिकॉशंस आफ्टर वासेक्टोमी, की वासेक्टोमी के बाद में ध्यान में रखे जाने वाले प्रिकॉशन, प्रिकॉशंस आफ्टर वासेक्टोमी, की वासेक्टोमी करवाने के बाद में क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है आफ्टर वासेक्टोमी। अच्छा, ऐसा नहीं कि वासेक्टोमी में आप सोचते हैं ना, कई बार बच्चे सोचते हैं अरे सर वासेक्टोमी अगर फेल हो जाए तो क्या है, तो सरकार ने उसके लिए भी आजकल योजना चला दी कि अगर कोई पर्सन जो है या कोई भी जो मेल या फीमेल है, वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी के बाद में उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए वो मर गया है, तो उसके लिए भी मतलब सरकार पैसे देती है, 2 लाख रुपए दिया जाते हैं। अगर उसकी 7 दिन बाद मृत्यु होती है तो उसके लिए 50,000 रुपए भुगतान किया जाता है सरकार के द्वारा। और लेकिन तरीका है ना, मतलब कि ड्यू टू दिस मेथड है ना, इस कारण की वजह से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो फिर जो है वो पेमेंट दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो करवा के आया वासेक्टोमी और वो मर गया हार्ट अटैक से तो पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, वो पूरी टर्म्स और कंडीशंस है। देखो प्रिकॉशंस की बात करेंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए भाई, वासेक्टोमी करवाने के बाद में एक तो हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है ना, तो क्या करना है, कोई भी जो अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग को, कोई भारी सामान को नहीं उठाना है, अवॉइड, पहला तो क्या है, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, कोई भी भारी सामान जो है उसको नहीं उठाना है। दूसरा क्या है, अवॉइड साइकिलिंग, साइकिल नहीं चलानी है भैया, ऐसा नहीं है कि तुम वासेक्टोमी करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और साइकिल चलाते हुए बाहर आ रहे हो, है ना, साइकिल नहीं चलानी है, अवॉइड साइकिलिंग। तीसरा क्या है, अवॉइड
सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कुछ दिनों के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। कितने दिन के लिए, 15 डेज के लिए। और जो सपोर्टिव टी बैंड आता है, इस तरीके का टी बैंड आता है, ऐसा ऐसा टी बैंड आता है एक, ऐसा एक टी बैंड आता है जिसको ऐसे करके बांध लिया जाता है पूरा, जैसे सेम लाइक अंडरवियर जैसा ही होता है, इसको टी बैंड जैसे यहां से ऐसे इसको बांध देंगे। तो सपोर्टिव टी बैंड का क्या करना है, यूज करना है, यूज सपोर्टिव टी बैंड, यूज सपोर्टिव टी बैंड, टी बैंड का क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है बात। तो ये सारी बातें की किसके बारे में, हमने ये सारी बातें की आपके वासेक्टोमी के बारे में, सब कुछ बता दिया वासेक्टोमी के बारे में क्या क्या होता है। वास्ट डिफरेंस को देखो, वास्ट डिफरेंस है, ये देख लीजिए वास्ट डिफरेंस है, इसको जो है वो कट किया जाता है और लाइगेट कर लिया जाता है। चलो, तो अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे जरूर, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भी। अब मेरा ये सवाल ये है कि अगर कोई पर्सन वासेक्टोमी करवा लेता है तो क्या उस पर्सन में सीमन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। सवाल बहुत सीधा सा है, आंसर आप लोग सबसे मैं उम्मीद करता हूं। सवाल बहुत सीधा है, क्या कि अगर कोई पर्सन वासेक्टोमी करवा लेता है तो क्या उसमें सीमन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, आपको यह आंसर करना है, ठीक है। इफ ए पर्सन डू वासेक्टोमी देन सीमन विल बी फॉर्म्ड और नॉट, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि अगर कोई पर्सन वासेक्टोमी करवा लेता है तो उसमें सीमन बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ट्यूबेक्टोमी के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक का, ये मैं बोलूं कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसकी बात करेंगे, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करेंगे। आइए, ट्यूबेक्टोमी क्या है, देखो भैया, ये पहली बात तो किस में होता है, फीमेल में होगा, फीमेल पार्टनर में होता है। किस में होता है, इट इज यूजफुल फॉर फीमेल, यूज्ड फॉर फीमेल्स, फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए काम में आती है। पहली बात तो देखो, आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको क्या किया गया है, इसको कट करके लाइगेट कर दिया गया है। कट एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कट एंड लाइगेशन, टाइड मतलब बांध देना, उसको कट किया और बांध दिया, दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब को क्या किया, कट करके बांध दिया। तो क्या होता है, कट एंड लाइगेशन इन दिस, इसके अंदर क्या होगा, कट एंड लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट और लाइगेट कर दिया जाता है। कट करते हैं उसको और उसको बांध देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, मतलब टाइड अप या लाइगेशन, जो भी आप बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये ट्यूबेक्टोमी में किया जाता है। अब दूसरी बात, अब कुछ नई स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है, नई स्टरलाइजेशन गाइडलाइन जो है वो 2014 के बाद में की गई है कि हम लोग केवल किन महिलाओं की मैं बोलूं कि ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू, या नेक्स्ट उसमें लिखेंगे, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू न्यू स्टरलाइजेशन गाइडेंस, न्यू स्टरलाइजेशन गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टरलाइजेशन गाइडलाइंस, नई स्टरलाइजेशन गाइडलाइंस के अनुसार क्या है, जो नए मैं बोलूं कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिसाइड किए गए हैं, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टरलाइजेशन गाइडलाइंस 2024 के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फीमेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं भैया। क्या क्या क्राइटेरिया, पहली बात तो वो जो महिला है, अगर बात करें वो मैरिड होनी चाहिए, शादीशुदा होनी चाहिए। पहला तो क्या, मैरिड होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके कम से कम एक लिविंग चाइल्ड होना चाहिए, कम से कम एक लिविंग बच्चा तो उनका होना चाहिए। वन लिविंग चाइल्ड शुड कंपल्सरी, वन लिविंग चाइल्ड शुड प्रेजेंट, कि उनका एक लिविंग जीवित बच्चा जो है होना चाहिए। तीसरी बात, अगर उनके पार्टनर ने, जैसे इस महिला, कोई महिला आई
और वो ट्यूबेक्टोमी करवाने आई है, उससे पूछा जाएगा क्या आपके पति ने वासेक्टोमी करवाया है कभी? अगर उसके पति ने वासेक्टोमी करवा रखा है तो उस महिला का ट्यूबेक्टोमी नहीं किया जाएगा, है ना। तो क्या होता है, जो फीमेल अगर बात करें, अगर उनका जो है को उसके मैं बोलूँ हस्बैंड में कोई वासेक्टोमी की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। नो हिस्ट्री ऑफ वासेक्टोमी, नो हिस्ट्री ऑफ वासेक्टोमी नो हिस्ट्री ऑफ वासेक्टोमी इन हिज इन हर हस्बैंड, इन हर हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड ने जो है वो कोई वासेक्टोमी नहीं करवा रखी हो। और फीमेल की एज कितनी होनी चाहिए? 22 से 45 साल जो है उसकी एज होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। एज शुड बी कितना? 22 to 45 एज होनी चाहिए, 22 से 45 साल जो है महिला की एज होनी चाहिए। और वो अपने जो है वो पार्टनर के साथ में रह रही हो, लिविंग विद हर पार्टनर, वो अपने पार्टनर के साथ में रह रही हो। बस ये 4-5 चीजों का याद रखना है। मैरिड होनी चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, कोई वासेक्टोमी की उसके पति ने ये वासेक्टोमी नहीं करवाना हो, नहीं करवाया हो, ऐसा होना चाहिए। और एज कितनी हो? 22 से 45 साल की होनी चाहिए। अब कुछ टाइप्स की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ वासेक्टोमी की बात कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ वासेक्टोमी, वासेक्टोमी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो वासेक्टोमी के मेनली टाइप्स की बात करूंगा। सबसे पहला होता है एक एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं इसको, मतलब एब्डोमिन के थ्रू जो है इसमें ट्यूबेक्टोमी करते हैं। इसको लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी भी कहा जाता है। चलो नाम लिख देते हैं पहले एक बार सबका। देखो वासेक्टोमी के टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहला टाइप होता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल, पहला टाइप हो जिसको बोला जाता है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी, एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। और इसी का एक और नाम है क्या? इसी का एक और नाम है, इसको लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी भी बोला जाता है, आल्सो नोन एज लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी। इसी का एक और नाम है आल्सो नोन एज और लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है इसे। क्लियर है बात? पहली बात तो ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। देखो सेकंड टाइप को बोला जाता है, जो सेकंड टाइप होता है ट्यूबेक्टोमी का, उसे कहा जाता है मिनी लैप। उसे क्या कहा जाता है? मिनी लैप, मिनी लैप। मिनी लैप में क्या होता है? फिम्बरी जो मैं सॉरी फेलोपियन ट्यूब है उसको कट किया जाता है डायरेक्ट। लेकिन ये दो तरीके से है, या तो यूनिपोलर की वन एक साइड की फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं तो यूनिसाइड, और अगर दोनों साइड की कर रहे हैं तो यूनिपोलर और बाइपोलर, दो तरीके की होती है। मतलब ये कि अगर एक साइड की फेलोपियन ट्यूब कट कर रहे हैं तो यूनिपोलर, और दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब कट कर दी, जैसे इधर देख लो डायग्राम में, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अगर केवल एक साइड की फेलोपियन ट्यूब कट की तो यूनिपोलर, अगर दोनों साइड की कट की है तो बाइपोलर। क्या बोला? यूनिपोलर, यूनिपोलर और बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब समझ गए ना आप लोग, कि अगर वन साइड, ओनली वन साइड और बोथ साइड फेलोपियन ट्यूब, है ना। यूनिपोलर में क्या है? वन साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वन साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब एक साइड से, और इसमें क्या है? बोथ साइड ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है बात? और लास्ट में होता है फिम्ब्रिडेक्टोमी, एक और मेथड है, लास्ट मेथड है इसका फिम्ब्रिडेक्टोमी, मतलब फिम्ब्री को ही कट किया जाता है। फिम्ब्रिडेक्टोमी मतलब क्या करते हैं इसमें? रिमूवल ऑफ फिम्बरी, फिम्बरी को ही काट दिया जाता है। फिम्ब्रिडेक्टोमी क्या होता है इसके अंदर? रिमूवल ऑफ फिम्बरी, रिमूवल ऑफ फिम्बरी, मतलब फिम्बरी को ही क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। फिम्बरी क्या होती है? ये देख लो, ये जो पार्ट है ये, मतलब ये आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, जहां मैं बोलूं कि ये ओवरी हो गई, ओवरी से जो ओवा को कलेक्ट करता है जो पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। तो फिम्बरी को ही क्या कर देते हैं? कट कर देंगे, तो ओवा को कलेक्ट ही नहीं किया जाएगा, सीधा सा बात है। तो ये सारे तरीके किसके हैं? ये सारे तरीके हैं आपके परमानेंट मेथड के।
तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी बात की हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। सबसे पहले क्या क्या बताया और क्या क्या चीजें बात की, इन सब के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल से बताया गया है। और याद रखना कभी भी जो मेंटली या लुंटिक पेशेंट होता है ना, मैं बोलूँ दिमाग से जो कमजोर महिला है, उसका कभी भी ट्यूबेक्टोमी नहीं किया जाता। एक लाइन और लिख देना, मेंटिक और जो है नॉर्मल होनी चाहिए, मेंटल और लुंटिक पेशेंट की ट्यूबेक्टोमी नहीं की जाती है। मेंटली फिट मतलब दिमाग से बिल्कुल फिट होनी चाहिए। क्योंकि मेंटली पेशेंट की क्यों नहीं करते हम लोग, क्योंकि उससे हम लोग कॉन्सेंट साइन जो है वो नहीं करवा सकते, कंसेंट साइन नहीं करवा सकते, इसलिए मेंटली इल पेशेंट की कभी भी ट्यूबेक्टोमी नहीं की जाती है, फीमेल की, है ना। तो ये सारी बातें जो है हमने किसके बारे में की, ये सारी बातें हमने की किसके बारे में, पूरे टाइप्स पढ़े हम लोगों ने। हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने हार्मोनल के टाइप्स पढ़े, कंबाइन, प्रोजेस्टेरोन, सहेली, इमरजेंसी, इंजेक्टेबल, सबडर्मल। फिर हम लोगों ने आज पढ़ा हम लोगों ने इंजेक्टेबल, इसमें डेम्पा पढ़ा, डेपोट, मेड्रोक्सी, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, अंतरा बोलते हैं, बहुत सारी बातें बताई, साइड इफेक्ट्स बता दी। उसके बाद नैथ नोर एथेस्टेरोन एनाटेट के बारे में बताया। फिर हमने सबडर्मल प्लांट्स के बारे में बताया। सियालिस्टिक कैप्सूल दो तरीके के होते हैं, नोर प्लांट R1 या नोर प्लांट सिंपली, और नोर प्लांट R2। फिर किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, परमानेंट मेथडों के बारे में, जहां हम लोगों ने ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी के बारे में बातें की। और इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है खत्म होता है। आप लोगों से एक सवाल पूछा गया है, उसका जरूर आंसर करिएगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन उसके सही आंसर करता है। नेक्स्ट हम आप लोगों से फिर अगले जो है वीडियो के बारे में या अगले टॉपिक के बारे में लेकर आएंगे। और आप लोग अगला टॉपिक जरूर सजेस्ट करें कि सर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अगला जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये आप लोग जरूर बताएं। और देखिए सीधी सी एक बात अगर आप लोगों को बताऊं कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आपको दो चीजें करनी है, एक उस क्वेश्चन का आंसर कि क्या सीमन बनेगा या नहीं, और दूसरी कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़नी है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो भी आपको पढ़ना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वही मैं अगला वीडियो या अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।